नहीं मोहन, ये तुम नहीं हो सकते। तुमने मुझसे वादा किया था कि हर मुश्किल में मेरा साथ दोगे, फिर आज मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए? आखिर तुम्हारा कसूर क्या था कि तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिली? काजल अपने पति के शव से लिपटकर रोने लगी। सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी काजल के साथ रहता था। दोनों का जीवन बहुत गरीबी में गुजर रहा था। मोहन दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल से हो पाता था। एक शाम काजल झोपड़ी के बाहर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सुनिए जी, मैं कई दिनों से एक ही बात सोच रही हूँ। हम दोनों कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी हालत में कोई सुधार नहीं आता। कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हो जाएगी। अगर इस बार भी हमारे पास पैसे नहीं हुए तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब तो हमारे घर एक नन्हा मेहमान भी आने वाला है। मैं उसके भविष्य को लेकर बहुत डर रही हूँ। काजल, मैं तुम्हारी हर चिंता समझता हूँ। सच कहूँ तो मैं भी रात रात भर जागकर यही सोचता हूँ कि आखिर कब तक हम इस गरीबी से लड़ते रहेंगे। लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। भगवान देर जरूर करता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। मैं कल सुबह ही जमींदार रघुवीर के पास जाऊंगा। अगर उन्होंने मुझे काम दे दिया तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, बस अपना ध्यान रखिएगा। मैं नहीं चाहती कि काम के चक्कर में आपको कोई परेशानी हो। अगली सुबह मोहन गांव से निकल पड़ा। कई घंटे पैदल चलने के बाद वो जमींदार रघुवीर की विशाल हवेली के सामने पहुंचा। कौन हो तुम और यहाँ क्या काम है? मेरा नाम मोहन है। मैं काम की तलाश में आया हूँ। तो तुम काम मांगने आए हो? क्या कर सकते हो? मालिक, मैं खेतों का काम जानता हूँ, मेहनत करना जानता हूँ। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सुनो मोहन, मेरे यहाँ काम करना आसान नहीं है। मुझे गलती बिल्कुल पसंद नहीं। जो मेरे भरोसे को तोड़ता है उसे मैं कभी माफ नहीं करता। मालिक, गरीब आदमी के पास उसकी मेहनत और ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं होता। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, आज से मेरे खेतों की जिम्मेदारी तुम्हारी। मोहन खुशी खुशी काम पर लग गया। दिन बीतने लगे। मोहन सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और देर रात तक मेहनत करता रहता। एक दिन रघुवीर खेतों का निरीक्षण करने आया। चारों तरफ देखकर वह खुश हो गया। मोहन, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम बाकी मजदूरों से अलग हो। जितनी मेहनत और लगन से तुम काम करते हो, वैसा मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। मालिक, ये सब आपकी कृपा है। आपने मुझे काम दिया, इसलिए मैं पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। दूर खड़ा राकेश ये सब सुन रहा था। राकेश कई सालों से हवेली में काम करता था, लेकिन आज तक रघुवीर ने उसकी इतनी तारीफ नहीं की थी। आज तक मालिक ने मेरी तारीफ नहीं की और इस नए आदमी को सिर पर बैठा लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये मेरा महत्व खत्म कर देगा। मुझे कुछ करना होगा। कुछ दिनों बाद रघुवीर मोहन को अपने पास बुलाता है। उसके हाथ में एक थैली थी। मोहन, इसमें बहुत कीमती बीज हैं। इनकी कीमत सैकड़ों सोने के सिक्कों के बराबर है। अगर इनसे अच्छी फसल उग गई तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। मोहन की आंखों में चमक आ गई। मालिक, आप निश्चिंत रहिए। मैं इन बीजों की ऐसे देखभाल करूंगा जैसे कोई अपने बच्चे की करता है। उस दिन मोहन ने सुबह से लेकर शाम तक खेत में कड़ी मेहनत की। उसने एक एक बीज को बहुत सावधानी से मिट्टी में बोया। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो उसकी और काजल की जिंदगी बदल जाएगी। उनके घर में खुशियां आएंगी, गरीबी दूर होगी और आने वाले बच्चे का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। यही सब सोचकर वह मुस्कुराते हुए घर की ओर लौट गया। लेकिन जैसे ही मोहन वहां से गया, कुछ ही देर बाद राकेश धीरे धीरे खेत की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर जलन, ईर्ष्या और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वह दूर खड़ा खेतों को देखता रहा और फिर उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। मोहन, तू खुद को बहुत ईमानदार और मेहनती समझता है ना?
मालिक भी तेरी तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन अब मैं देखता हूं कि तेरी मेहनत तुझे कैसे इनाम दिलाती है। जब फसल ही नहीं उगेगी तो मालिक का भरोसा भी तुझ पर से हमेशा के लिए उठ जाएगा। फिर ना कोई तेरी बात सुनेगा और ना ही कोई तेरा साथ देगा। ये कहकर राकेश ने अपने थैले से एक दवा निकाली और पूरे खेत में छिड़क दी। फिर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन खेत में एक भी पौधा नहीं उगा। जब यह बात जमींदार रघुवीर को पता चली तो वह खुद खेत देखने पहुंच गया। ये आखिर हुआ क्या है? मैंने इतने महंगे बीज मंगवाए थे। अब तक तो पूरा खेत हरा भरा दिखाई देना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो एक भी अंकुर नजर नहीं आ रहा। आखिर मेरी मेहनत और मेरे पैसों का हिसाब कौन देगा? मालिक, मैं कई दिनों से आपको ये बात बताना चाहता था। मुझे पहले दिन से ही मोहन पर शक था। मैंने उसे बाजार में कुछ लोगों से छुप कर बातें करते देखा था। मुझे पूरा यकीन है कि उसने बीज बेच दिए और अब आपसे झूठ बोल रहा है। अगर ये सच है तो उसने मेरे भरोसे को तोड़ा है। मैं गद्दारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। उसी समय मोहन वहां पहुंच गया। मालिक, आपने मुझे बुलाया था। आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या खेत में कोई समस्या हो गई है? समस्या पूछता है? पहले ये बता कि मेरे बीज कहाँ हैं? राकेश कह रहा है कि तूने सारे बीज बेच दिए। मालिक, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने अपने हाथों से सारे बीज खेत में बोए थे। मैं गरीब आदमी जरूर हूँ, लेकिन कभी बेईमानी नहीं कर सकता। आप चाहे मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मुझ पर चोरी का इल्जाम मत लगाइए। अब भी झूठ बोल रहा है। मुझे तेरी कोई सफाई नहीं सुननी। ये कहकर उसने मोहन को धक्का दे दिया और मारना शुरू कर दिया। मालिक, भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। वो माँ बनने वाली है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो पूरी तरह अकेली हो जाएगी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मुझ पर दया कीजिए। लेकिन वहां खड़े लोगों में से किसी ने भी मोहन की मदद नहीं की। मार खाते खाते मोहन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूटने लगी। जल, मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया। काश मैं एक बार तुम्हें और अपने बच्चे को देख पाता। इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। रघुवीर घबरा गया। अरे, ये तो सचमुच मर गया। जल्दी इसके शव को यहाँ से हटाओ। अगर गांव वालों को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कुछ देर बाद मोहन का शव उसकी झोपड़ी के बाहर छोड़ दिया गया। नहीं मोहन, ये तुम नहीं हो सकते। तुमने मुझसे वादा किया था कि हर मुश्किल में मेरा साथ दोगे, फिर आज मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए? आखिर तुम्हारा कसूर क्या था कि तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिली? काजल अपने पति के शव से लिपटकर रोने लगी। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बुरा समय अभी शुरू होने वाला था। मोहन की मौत के बाद काजल पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अपने आंसुओं को पोंछकर उसने एक फैसला किया। मैं जानती हूँ कि मेरे पति निर्दोष थे। उन्हें किसी ने धोखे से फंसाया है। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। अगले ही दिन वह गांव के मुखिया धर्मपाल के पास पहुंच गई। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, मेरे पति को बेवजह मार दिया गया। वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते थे। कृपया मुझे इंसाफ दिलाइए। देखो काजल, बिना सबूत के मैं किसी पर आरोप नहीं लगा सकता। पहले मुझे पूरी बात समझनी होगी। धर्मपाल उसी दिन रघुवीर की हवेली पहुंचा। जमींदार जी, गांव में बहुत बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि मोहन की मौत आपके कारण हुई है। रघुवीर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने एक थैली निकाली और धर्मपाल की तरफ बढ़ा दी। मुखिया जी, गांव में शांति बनी रहनी चाहिए। कुछ बातें जितनी जल्दी दब जाएं, उतना अच्छा होता है। धर्मपाल ने सोने के सिक्कों से भरी थैली देखी और उसका ईमान डगमगा गया। कुछ देर बाद वो वापस काजल के पास पहुंचा। काजल, मैंने पूरी जांच कर ली है। तुम्हारे पति की मौत एक दुर्घटना थी। अब इस मामले को यहीं खत्म कर दो और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। मुखिया जी, आप मेरी आंखों में देखकर कहिए कि ये सच है।
मेरा दिल कह रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झूठ छिपा हुआ है। लेकिन धर्मपाल वहां से चला गया। उस दिन पहली बार काजल को एहसास हुआ कि गरीब आदमी के लिए इंसाफ पाना कितना मुश्किल होता है। कुछ दिनों तक गांव में सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक रात राकेश गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर शराब पी रहा था। नशा इतना ज्यादा हो चुका था कि उसे ये भी होश नहीं था कि उसके आसपास कौन है और कौन नहीं। वही पास से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे, लेकिन राकेश ने उन पर ध्यान नहीं दिया। मोहन भी कितना सीधा और बेवकूफ आदमी था। उसे तो आखिरी समय तक ये भी पता नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या था। अगर मैंने खेत में वो दवा नहीं डाली होती तो फसल जरूर उग जाती, और अगर फसल उग जाती तो जमींदार कभी उस पर शक नहीं करता। असली खेल तो मैंने खेला था, लेकिन सजा बेचारे मोहन को मिल गई। राकेश की ये बात सुनते ही वहां खड़े गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि मोहन के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। अगली सुबह ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर तरफ सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही थी। जो लोग पहले मोहन को दोषी मान रहे थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था। जब ये बात जमींदार रघुवीर तक पहुंची कि सच सामने आ चुका है, तो उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसे समझ आ गया कि अब सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। उसी दिन गांव की चौपाल में पंचायत बुलाई गई। गांव के लगभग सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन हर किसी के मन में कई सवाल चल रहे थे। राकेश, आज पूरे गांव के सामने सच बोल। याद रख, अगर अब भी झूठ बोला तो तेरी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। बता, क्या सच में खेत में दवा तूने डाली थी? हाँ, ये सच है। मैं मोहन से बहुत जलता था। मालिक हर समय उसकी तारीफ करते थे, और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसी जलन में मैंने खेत में दवा डाल दी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी और मोहन अपनी जान गंवा बैठेगा। ये सुनते ही चौपाल में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। गांव वालों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी काजल धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। आज आखिरकार सच सबके सामने आ ही गया। मेरे पति निर्दोष थे। ये बात मैं पहले दिन से कह रही थी, लेकिन उस समय किसी ने मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की। राकेश जरूर दोषी है, लेकिन सिर्फ वही अकेला दोषी नहीं है। दोषी वे सभी लोग भी हैं जिन्होंने बिना सच्चाई जाने मेरे पति को अपराधी मान लिया और मुझे झूठा समझ लिया। काजल की बात सुनकर पूरा गांव शर्मिंदा हो गया। धर्मपाल ने सिर झुका लिया। काजल, आज मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं। उस दिन अगर मैं लालच में ना पड़ता और ईमानदारी से फैसला करता तो शायद मोहन आज हमारे बीच होता। मैंने मुखिया होकर भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। इतना कहकर धर्मपाल की आंखें भी नम हो गईं। कुछ ही देर बाद रघुवीर भी आगे आया। काजल, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती सबसे बड़ी है। मैंने बिना सच जाने गुस्से में फैसला लिया और एक निर्दोष इंसान की जान चली गई। मैं चाहूँ भी तो इस गलती को कभी नहीं सुधार सकता। ये अपराध जिंदगी भर मुझे चैन से नहीं जीने देगा। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। काजल ने आसमान की तरफ देखा, जैसे वह अपने मोहन को याद कर रही हो। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे मोहन अब कभी वापस नहीं आएंगे। मैं चाहकर भी उन्हें दोबारा नहीं पा सकती। लेकिन अगर आप सबको सच में अपनी गलती का एहसास है, तो आज मेरे सामने एक वादा कीजिए। वादा कीजिए कि इस गांव में फिर कभी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा। किसी इंसान को सिर्फ इसलिए छोटा नहीं समझा जाएगा क्योंकि उसके पास धन नहीं है। हम वादा करते हैं कि आज के बाद इस गांव में किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उस दिन के बाद सूरजपुर गांव में बहुत कुछ बदल गया। धर्मपाल ने खुद अपनी गलती स्वीकार करते हुए मुखिया की कुर्सी छोड़ दी। रघुवीर ने गरीब किसानों की मदद शुरू कर दी।
और गांव के जरूरतमंद लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। राकेश को उसके अपराध की सजा मिली और उसे गांव से निकाल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ काजल ने अपने दुख को अपने कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने अपने आने वाले बच्चे के लिए जीना शुरू किया। उसने ठान लिया कि वो अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाएगी, बिल्कुल उसके पिता की तरह। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद काजल ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसे गोद में लेकर उसकी आंखों से खुशी और दर्द दोनों के आंसू निकल पड़े। बेटा, तुम्हारे पिता आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी, उनकी अच्छाई और उनका प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा। मैं चाहती हूँ कि जब तुम बड़े हो जाओ तो बिल्कुल अपने पिता की तरह सच्चे और नेक इंसान बनो। साल बीतते गए। काजल ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए और मोहन की यादों को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखा। क्योंकि दुनिया में इंसान भले ही एक दिन चला जाए, लेकिन उसके अच्छे कर्म, उसकी सच्चाई और उसकी नेकदिली हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।